दोस्तों, यूएस के ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं स्कॉट बेसेंट, उन्होंने अनाउंस करा है ईरान के खिलाफ मैसिव सैंक्शंस। ये बोला है कि साहब कभी भी इतिहास में इतने बड़े इकोनॉमिक सैंक्शंस किसी भी देश के खिलाफ नहीं लगाए गए जितना ईरान के खिलाफ लगा रहे हैं। और इसका नाम है ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट। ये इन्होंने ऑपरेशन का नाम दिया है इकोनॉमिक आउटकास्ट। और इनका ये कहना है कि साहब इस ऑपरेशन के तहत हम जो इकोनॉमिक रीढ़ की हड्डी है ईरान की, उसको हम खत्म कर देंगे, तोड़ देंगे। ईरान जमीन पे आ जाएगा। और रेजिम चेंज की भी उन्होंने बात की थी पहले, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। यह भी खबर है कि 2 मिलियन रियाल जो ईरान की करेंसी है, 2 मिलियन रियाल इक्वल्स टू $1। यह बात चल रही है, तो यानी कि गजब का इन्फ्लेशन है। और ईरान के पेट्रोल पंप पे लोग आ रहे हैं, उनको पेट्रोल नहीं मिल रहा है। रिफाइंड पेट्रोलियम या रिफाइंड पेट्रोल या डीजल वो लोग नहीं इस्तेमाल कर पा रहे हैं क्योंकि शॉर्टेज हो गई है। अब आप ये बोलेंगे साहब ये तो बड़ी सरप्राइजिंग बात है, ईरान तो दुनिया भर को तेल बेचने के चक्कर में था। चाइना 90% अपना ईरान चाइना को तेल बेच रहा था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करने वाला है, या दावा करने वाला कि साहब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हम कंट्रोल करते हैं, उसका तेल का शॉर्टेज कैसे हो गया? लेकिन यह बात सच है। अब ये जो पूरे इकोनॉमिक सैंक्शंस जो शुरुआत करी है जो यूएस ने ईरान के खिलाफ, इसके मुख्य तौर पे दोस्तों 5 अलग अलग हिस्से हैं। ये पांचों हिस्सों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात, भारत पे क्या इंपैक्ट है, आप पर और मुझ पर क्या इंपैक्ट आएगा, और इस इंपैक्ट को कम करने के चलते भारत ने ऐसे कौन से कदम उठाए हैं। तो सबसे पहले वो 5 चीजें, वो कौन से 5 मेन हेडलाइन आइटम्स हैं जिसके तहत यूएस ने इकोनॉमिक वॉर वेज करा है ईरान के खिलाफ। सबसे पहला है डिजिटल एसेट्स और क्रिप्टो करेंसी। तो फिर डिजिटल एसेट्स, क्रिप्टो करेंसी, आपको पता है 1-2 बार ईरान ने कोशिश करी थी क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट लेने की उन शिप से जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जा रहे थे। अब आपने डॉलर बंद कर दिया, आपने स्विफ्ट बंद कर दिया, तो ईरान पैसे कैसे लेगा? तो ईरान ने सोचा कि क्रिप्टो करेंसी, वो भी अमेरिका ने उस पर ताला लगाने का फैसला कर दिया है, आदेश पास हो गए हैं। तो जितने भी डिजिटल एसेट्स हैं उनको फ्रीज करेगा अमेरिका, और क्रिप्टो करेंसी पे नजर रखेगा, उसको भी ब्लॉक करेगा। ये पहला वार है अमेरिका का। अमेरिका का दूसरा वार है टेक्नोलॉजी, यानी कि जितनी भी वेस्टर्न टेक्नोलॉजी है या अमेरिकन टेक्नोलॉजी है उसको डिनाई करेगा। अब मुझे नहीं पता इस टेक्नोलॉजी में क्या क्या चीजें वो डिनाई कर रहा है। बेसिक चीजें हो सकती हैं, अचानक पता लगा कि सैप काम नहीं कर रहा उनका, अचानक पता लगा कि माइक्रोसॉफ्ट के पूरे जो बुके ऑफ सर्विसेज हैं वो काम नहीं कर रहे। हो सकता है वहां पे इंटरनेट ना काम करे, हो सकता है वहां पे ट्विटर काम ना करे, फेसबुक काम ना करे। ये सारी की सारी चीजें जो हैं जिससे ईरान कम्युनिकेट करता है विद द आउटसाइड वर्ल्ड, वो अचानक काम ना करे, बिकॉज ऑल दी सर्विसेज आर अमेरिकन। कल अगर अमेरिका चाहे कि ईरान के अंदर ट्विटर काम नहीं करेगा तो नहीं करेगा, दैट्स इट, एंड ऑफ स्टोरी, वो गायब हो जाएगा। तो ये बात कर रहे हैं कि साहब टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी में एग्जैक्टली क्या है ये अभी तक पूरी तरीके से रिवील नहीं करा, लेकिन टेक्नोलॉजी अब डिनाई कर रहे हैं वो ईरान को। तीसरी चीज है गोल्ड। अगर डॉलर नहीं है तो आपके पास गोल्ड होगा, गोल्ड डिनाई करेगा अमेरिका। चौथी चीज है एविएशन। अब दोस्तों एविएशन का ये मामला है कि हो सकता है एविएशन में ये जिस तरीके से अमेरिकन सोच रहे हैं कि एक तो स्पेयर पार्ट्स तो काफी समय से आ नहीं रहे, ये बात सच है, तो या तो बोइंग से लेगा जहाज या तो एयरबस से लेगा, तो एविएशन डिनाई करेगा। इट विल डिनाई एविएशन टू द ईरानियंस। अब ये हो सकता है कि ईरानियन फिर ये बोलें कि ठीक है साहब, ये जो बड़े बड़े सिविलियन जेट्स हैं, पैसेंजर जेट्स हैं, हम रशिया से ले लेंगे, हम चाइना से ले लेंगे, राइट? ये भी कर सकता है। और किसी और देश के ऊपर से ईरानियन हवाई जहाज नहीं उड़ेगा, ये भी हो सकता है। कई चीजें हो सकती हैं, कई सारी चीजें हैं। देयर इज अ एंटायर बुके ऑफ रिस्ट्रिक्शंस जो कि एविएशन में अमेरिका लगा सकता है। इसके अलावा शिपिंग की बात है, शिपिंग पूरी की पूरी बंद करवाओ, या तो इनके बंदरगाह जितने हैं सबको सैंक्शन करो, इनके जो ईरानियन शिप्स हैं उनको सैंक्शन करो, उनको रोको, उनको ब्लॉकेड से रोको। यही काम उन्होंने रशिया के खिलाफ करा था, फिर रशिया ने गोस्ट शिप्स यूज करे, ईरान भी गोस्ट शिप्स यूज कर रहा है, लेकिन और तगड़े सैंक्शंस, यानी कि क्रिप्टो करेंसी से लेकर शिपिंग सब कुछ ईरान में बंद हो जाएगी। इनका यह मानना है कि इससे डोमिनो इफेक्ट होगा, यानी कि इससे होगा ये कि ईरान की इकोनॉमी जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा कमजोर है, जो कि प्रेसिपिस पे एकदम खड़ी हुई है, बिल्कुल जिसको कहते हैं कि बिल्कुल एज पे खड़ी है, अगर ये करेंगे तो इकोनॉमी इनकी टॉपल हो जाएगी। और एक बार इनकी इकोनॉमी टॉपल हो गई है, फिर होगा ये कि रेजिम अपने आप कोलैप्स हो जाएगी। At least that is the plan of Scott Bessent, who's the Secretary for the Treasury of the United States of America. अब दोस्तों इसमें 2-3 फैक्टर्स हैं जो कि शायद अमेरिका को लग रहा है कि वो कंट्रोल ना कर पाए।
ये फैक्टर समझाने के बाद फिर मैं वो इंडिया के फैक्टर पे आऊंगा और आप इसका जरूर वेट करिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें भारत का रोल क्या है। बड़ी बात यह है कि क्या ट्रंप के प्रेशर के बाद, स्कॉट बेसेंट के प्रेशर के बाद, क्या चाइना मानेगा? क्योंकि अकेला अगर चाइना सपोर्ट करता है ईरान को खुल के, मिलिट्री, इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक, ईरान अगले साल भर तक लड़ सकता है, उससे भी ज्यादा ईरान लड़ता रहेगा। भाई यूक्रेन भी तो लड़ रहा है रशिया के खिलाफ, ईरान भी लड़ता रहेगा, ईरान भी लड़ता रहेगा। ईरान में भी सराउंडेड बाय एनिमीज, या फिर ईरान उनको कंसिडर करता है एनिमीज आसपास, राइट? लेकिन फिर भी बात यही होगी कि धीरे 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 ईरान अंदर से कोलैप्स करेगा अगर चाइना ने अपना हाथ खींच लिया। इनफैक्ट अगर चाइना ने अपना हाथ खींच लिया तो बहुत जल्दी कोलैप्स कर जाएगा ईरान अंदर से, लेकिन चाइना अपना हाथ खींचेगा नहीं। चाइना पहले ही बोल चुका है कि इससे कोई हासिल नहीं होगा जो आप कर रहे हैं ना, इकोनॉमिक वार जो ईरान के ऊपर कर रहे हैं यूएस, तो यूएस वालों को बता दिया कि इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। आप डिप्लोमेसी, आप पॉलिटिक्स करिए, आप डिप्लोमेसी करिए, लेकिन आप इस तरीके का काम मत करिए, ये गलत है। ईरानी इसको इकोनॉमिक टेररिज्म कहते हैं। जो ईरानियन रेजिम है वो इसको कहती है, यानी अमेरिका जो कर रहा है इसको कहती है टेररिज्म। अब मुझे ये नहीं पता कि जो हमास वाले कर रहे हैं, हिजबुल्लाह वाले कर रहे हैं, जो हुथीज कर रहे हैं, उनको टेररिज्म नहीं बोलता, लेकिन इसको टेररिज्म बोलता है ईरान। चलिए, वो भी ईरान का एक पॉइंट ऑफ व्यू है। ईरान ने यहां पे थ्रेटन किया है रिटेलिएशन। ईरान ने बोला है कि जो भी देश अमेरिका की मदद करेगा उसको हम दुश्मन मानेंगे। यहां पे यूएई ने आज से नहीं, कुछ दिन पहले से ईरान के ऊपर कंप्लीट एक इकोनॉमिक ब्लॉकेड लगा रखा है। अब आप ये समझिए, ईरानियों को इस तरीके से यूएई पर हमला नहीं करना चाहिए था। मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि जो लाइफलाइन है ना, इकोनॉमिक लाइफलाइन ईरान की, दैट इज द यूएई। बहुत इनके काम धंधे यूएई के थ्रू होते थे, बहुत इनके काम धंधे कतर के थ्रू होते थे, और यही दो देश हैं जिनके ऊपर इन्होंने पहले अटैक किया। सऊदी अरब पे फिर बाद में अटैक किया इन्होंने, फिर कुवैत के ऊपर, बहरीन के ऊपर। लेकिन जो इनकी लाइफलाइन थी, इन्होंने लाइफलाइन के ऊपर हमला किया है, राइट? अब दोस्तों, भारत का बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, भारत 40 प्लस देशों से भारत तेल इंपोर्ट करता है, मोर देन 40 प्लस कंट्रीज। तो जो लोग भी कहते हैं कि तो क्या हुआ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक कर दिया, भारत और जगह से क्यों नहीं लेता? और जगह से ले रहा है भाई। लेकिन आपके तेल की जो बाइंग होती है, जो आप ऑयल खरीदते हैं, क्योंकि आप फॉरेन एक्सचेंज देते हैं, आप डॉलर देके खरीदते हैं, आपका एक पैटर्न होता है। जो सबसे सस्ता आपको मिल रहा है, मैक्सिमम आप बिजनेस उसको देते हैं। लेकिन सिर्फ उसको ही नहीं देते, कुछ आप तेल महंगा भी खरीदते हैं, बिकॉज यू वांट टू डाइवर्सिफाई योर सप्लाई चेन। अब मैं आपको बताता हूं कि लेटेस्ट फिगर्स क्या है, भारत कौन से देश से कितना तेल खरीदता है। दोस्तों, टॉप पे है रशिया, जिसमें 35.80, लिटरली 36% आप मान के चलिए, लिटरली 36% भारत का जो तेल है वो रूस से आता है, यानी कि मैक्सिमम इंपोर्ट भारत का रशिया से होता है। नंबर 2 पे आता है इराक से 19.10, यानी कि 19.10% भारत का तेल इराक से आता है। यह इंपैक्ट हो गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से, क्योंकि इराक का भी जो तेल आएगा वो पर्शियन गल्फ से आएगा, यानी कि इराकी ऑयल हैज बीन इंपैक्टेड। उसके बाद सऊदी अरेबिया 13.10, इसका मतलब है कि सऊदी अरब का भी तेल काफी हद तक इंपैक्ट हो गया। हाँ, कुछ ना कुछ बाबल मंदेब से आ सकता है अगर उसके ऊपर फायर ना हो, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला तेल तो बंद हो गया कम से कम। उसके बाद यूएई 8.60, यह भी एक पॉइंट है। यूएई इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज काफी हद तक। पर अगर आप और उसके जगह देखें जहां से अल फुजैरा, दे आर बियॉन्ड द कर्व, लेकिन वो भी अटैक हो चुके हैं 2-3 बार, तो वहां पे भी खतरा है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कुवैत से आता है 5.30, वो भी कॉम्प्रोमाइज हो गया है कुवैत। यूएसए से भारत का तेल आता है 6.70%, वो खुला रूट है। नाइजीरिया से 3.40, अंगोला से 2.80, मेक्सिको से 2.30 और ओमान से 1.70। ओमान से भी अगर आप थोड़ा साउथ ऑफ ओमान ले लें, यमन के इलाके वाला जो एरिया है, यमन से जिसका बॉर्डर लगता है, वहां से 100-200 किलोमीटर, तो वहां से सेफली तेल जा सकता है। फिर आप उसको गुजरात पहुंचा सकते हैं। अगर आप मैप पे देखेंगे तो आमने सामने है, ओमान और गुजरात ऐसे हैं बिल्कुल सामने, दे आर राइट इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, ठीक है ना। अब दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत के जो ऑयल सप्लायर हैं, भारत ने इनको डाइवर्सिफाई किया। ये जो फिगर है 2025 के हैं, जाहिर सी बात है, लेकिन भारत ने डाइवर्सिफाई करा है। और भारत कहां से डाइवर्सिफाई कर रहा है? इकोनॉमिक सैंक्शंस जो लगाए हैं ना अमेरिका ने, वो तो ईरान के ऊपर लगाए हैं, लेकिन उससे पूरे इस इलाके में गड़बड़ हो गई है, क्योंकि ईरान कहता है हम छोड़ेंगे नहीं। अब मरता क्या ना करता, ईरान तो हमला करेगा। अब हुआ यह है कि भारत ने फिर बोला है अर्जेंटीना से हम ज्यादा खरीदेंगे,
पहले से बात चल रही है, आज से नहीं चल रही, पहले से बात चल रही है। जब ये झगड़ा शुरू हुआ था उसके 1 महीने के बाद भारत ने बात करना शुरू कर दिया था अर्जेंटीना से, वेनेजुएला से। वेनेजुएला हैज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट ऑयल रिजर्व्स। प्रॉब्लम यह है कि वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुराना है, तो वेनेजुएला पीक कैपेसिटी पर तेल अपना नहीं निकाल पा रहा है। लेकिन वेनेजुएला कोशिश कर रहा है क्योंकि उसको लग रहा है कि बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है, इट्स अ मैसिव अपॉर्चुनिटी जिसका वो फायदा उठा सकता है। ब्राजील के पास तेल है, भारत ब्राजील से तेल ले रहा है, अंगोला से तेल ले रहा है, यूएस से ज्यादा ले रहा है, गयाना से ले रहा है और कनाडा से भी ले रहा है। ऑलरेडी रशिया से मैक्सिमम है, 33-34% हम लोग रशिया से ले रहे हैं। तो दोस्तों, भारत ये जो देश हैं इनसे और ज्यादा तेल ले रहा है तो कई सारे देश जिनसे ले रहा है कि टॉप 5-6 मैंने आपको नाम दे दिए। और इसके अलावा जो प्रोजेक्ट समुद्र मंथन की मैंने आपको बात बताई थी, हजारों करोड़ का एक बजट है भारत का समुद्र मंथन, क्योंकि ऐसा प्रूफ मिला है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आसपास भारत के पास बहुत बड़े हाइड्रोकार्बन रिजर्व्स हैं। भारत के पास तेल के और गैस के बहुत रिजर्व्स हैं और भारत को यह पता लगा है, रिपोर्ट्स इसकी आई हैं, तो भारत ने उसके पीछे अरबों डॉलर इन्वेस्ट कर दिए, अरबों डॉलर, कि जाओ तेल निकालो कि बाहर से हमें ना मंगवाना पड़े, फिर दुनिया में जो भी कलेश हो, वी आर इंसुलेटेड टू अ वेरी वेरी लार्ज एक्सटेंट, सो दैट वी आर इंसुलेटेड फ्रॉम द जियोपॉलिटिकल आफ्टरशॉक्स।